नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। सबसे पहले इस वक्त की कुछ ब्रेकिंग न्यूज खास आपके लिए। देखिए, पहली खबर समलैंगिक विवाह से जुड़ी हुई। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 दिनों तक सर्वोच्च अदालत ने सबकी दलीलें सुनी। दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। मुलाकात के बाद कहा, थर्ड फ्रंट की फिलहाल संभावना नहीं। मंगलवार को नीतीश ने नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कर्नाटक एग्जिट पोल पर बोले सीएम बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में हम बहुमत हासिल कर रहे हैं। सीएम बोम्मई ने यह दावा किया है। पिछली बार भी एग्जिट पोल से उलट नतीजे आए थे, यह कहा बोम्मई ने। बड़ी खबर पहलवानों से जुड़ी हुई। पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला, एनएचआरसी ने खेल मंत्रालय समेत 15 खेल संघों को नोटिस भेज दिया है। कानून के मुताबिक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ना बनाने की वजह से ये नोटिस भेजे गए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, तेलंगाना में हिंद एकता यात्रा निकालेगी बीजेपी। फिल्म द केरल स्टोरी की टीम इस यात्रा में हिस्सा ले सकती है। राज्य बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी है। द केरल स्टोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, द केरल स्टोरी पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान आया है। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, यह कहा हिमंता ने। महिलाओं के धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आनी चाहिए, हिमंता ने कहा। एक और बड़ी खबर, कश्मीर टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी है। जमाते इस्लामी टेरर फंडिंग केस में कई जगह छापेमारी चल रही है। बडगाम और बारामूला में एनआईए की टीम ने छापे मारे। एक और बड़ी खबर बिहार से, जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई। बिहार में जातिगत जनगणना का मामला, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर रोक लगा दी है। और एक और बड़ी खबर 9 बजे की, टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर में तिहाड़ प्रशासन का एक्शन सामने आया है। तिहाड़ जेल के 99 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। डीजी जेल संजय बेनीवाल ने अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खास खबरें हैं। देखिए, पहली खबर पाकिस्तान से है, जहां 51 घंटे में इमरान खान की रिहाई आर्मी की साख पर बट्टा है। दूसरी खबर महाराष्ट्र की, जहां कोर्ट के आदेश के बाद शिंदे सरकार बनी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद शिवसैनिक पटाखे फोड़ रहे हैं। तीसरी खबर भी मुंबई से है, जहां एंटी मोदी मोर्चा बनाने के लिए नीतीश कुमार उद्धव के मातोश्री और शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे। तो देखिए, एंटी मोदी मोर्चा नीतीश एंड तेजस्वी, ये दिखाएंगे आपको कैसे मुंबई में थे। लेकिन चौथी खबर दिल्ली से है, जहां आज एलजी और मुख्यमंत्री के पावर की अदालती लड़ाई में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। और पांचवी खबर मणिपुर से, जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां से टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये, 51 घंटे बाद इमरान जीते, आर्मी हारी। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इमरान की रिहाई का जश्न मनाने वालों पर फायरिंग हुई है। इमरान खान के रिहाई के बाद भी पाकिस्तान में हिंसा, हंगामा, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस्लामाबाद में जश्न मनाने वालों पर पुलिस की फायरिंग, साथ ही फैसला सुनाने वाले जज के घर को आग लगाने की धमकी दी गई है। देखिए, अभी का जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, सबसे पहले टीवी 9 आपको बता रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के बावजूद वहां अभी भी हिंसा थम नहीं रही है, हंगामा थम नहीं रहा है। पाकिस्तान में अभी भी हालात खराब हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए जो उनके समर्थक जश्न मना रहे थे, उन पर इस्लामाबाद में पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद में जश्न मनाने वालों पर पुलिस की फायरिंग की खबर है। और इतना ही नहीं, जिस जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने इमरान खान की रिहाई का आदेश दिया, उस जज को धमकी दी गई है घर आग लगाने की, उसके घर में आग लगाने की धमकी दी गई है। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। गुलाम, बताइए क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान को रिहा करने का आदेश आ गया और उसके बाद पीटीआई के सपोर्टर्स जो कि हिंसा कर रहे थे वो जश्न मनाना शुरू हो गए, तो इस्लामाबाद और लाहौर
ये 2 जगह हैं जहां पर पुलिस की तरफ से बेतहाशा शेलिंग की गई है। और ये शेलिंग इतनी शदीद थी कि इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं खाली, तो इस्लामाबाद में 10 मिनट तक शेलिंग की जाती रही। और लाहौर में इमरान खान का जो घर है जमान पार्क, उसके बाहर जब पीटीआई के लोग जश्न मना रहे थे, मिठाइयां तकसीम कर रहे थे, तो अचानक से पुलिस उन पर टूट पड़ी और उन्होंने दोबारा शेलिंग स्टार्ट कर दी। तो ये हैरत अंगेज तौर पर था कि ना उस गुलाम, मैं आपको रोकूंगा, मुझे इस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं पीसीआर से कहूंगा प्लीज इसको सही करें। मुझे गुलाम इस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं खबर बता दूं अपने दर्शकों को, यह खबर इस वक्त की बहुत बड़ी आ रही है। पाकिस्तान में जो लोग जश्न मना रहे थे इमरान खान की रिहाई को लेकर, उनके ऊपर फायरिंग कर दी इस्लामाबाद में पुलिस ने। और इसके अलावा वहां पर जिस जज ने यह धमकी दी, जिस जज के ने यह फैसला दिया, उसके जज के घर को आग लगाने की धमकी भी दी जा रही है वहां पर। गुलाम, आप बताइए, अब शायद आपकी आवाज आ रही मुझे। जी, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज आ रही है? तो मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि लाहौर और इस्लामाबाद ये 2 जगह हैं। लाहौर में जमान पार्क जो कि इमरान खान का घर है, वहां पर पीटीआई के सपोर्टर्स इकट्ठे हुए थे और उन्होंने वहां पे जश्न मनाना शुरू किया। तो अचानक से पंजाब पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और शेलिंग शुरू कर दी। और यही सीन हमने देखा कि इस्लामाबाद में जहां पे पीटीआई के सपोर्टर्स इकट्ठे थे और वो कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। आज जो अभी ये शेलिंग हुई है वो पुलिस की तरफ से खुद ब खुद शुरू कर दी गई। और इस्लामाबाद में भी शदीद शेलिंग हुई है 10 मिनट तक। और ये 2 जगह थी जबकि पीटीआई के जो वर्कर्स थे वो जश्न मना रहे थे कि उसके ऊपर हुआ। और साथ साथ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है मरियम औरंगजेब, उन्होंने सीधा कहा है कि कल को ये जजेस के घर जलाए जाएंगे और ये धमकी दी है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद बोला भी है कि उन्हें एक मैसेज आया है एक दोस्त की तरफ से जिसमें कहा गया है कि आपका घर भी जलाया जा सकता है। और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अब सीधा जुडिशरी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, अब से थोड़ी देर पहले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी सीधा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको निशाने पे लिया और उनको क्रिटिसाइज किया इमरान खान को रिहा करने के मामले में। इवन के मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, उन्होंने ट्वीट करके यहां तक कह दिया कि चीफ जस्टिस को पीटीआई, इमरान खान की जो पार्टी है, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है। तो अब ये जो मामला था ये वर्सेस जुडिशरी वर्सेस सरकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान में अभी भी ऑल इज नॉट वेल। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के बावजूद वहां पर अभी भी हिंसा, अभी भी हंगामा, अभी भी पुलिस के साथ इमरान के समर्थकों की झड़प। इनफैक्ट अब तो गोली चलाने तक की, फायरिंग तक की खबर आ रही है इस्लामाबाद से पुलिस के द्वारा इमरान के समर्थकों पर। और जज को लेकर भी वहां पर बहुत बड़ी खबर है, जज के घर को जलाने की धमकी, जिसने इमरान की रिहाई का आदेश दिया। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में आज सबसे बड़ी घटना हुई। 51 घंटे बाद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई हुई और उनके आजाद होने से पाकिस्तान फौज की सबसे शर्मनाक हार हुई। 2 दिन पहले ही पूरी दुनिया ने यह मंजर देखा था। तब पाकिस्तानी रेंजरों ने हाईकोर्ट परिसर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार किया था, कॉलर पकड़कर बाहर लाए थे। लेकिन आज जब तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का फैसला आया, तब इमरान सीना तान कर कोर्ट से बाहर निकले। उस वक्त आंखों पर काला चश्मा था और उनकी चाल ऐसी थी मानो बड़ी जंग जीत ली हो। सबसे बड़ी बात, वो फौज जो 2 दिन पहले इमरान को कोर्ट से घसीट कर ले गई थी, आज जनरल आसिम मुनीर की वही आर्मी इमरान के आगे घुटने टेकती नजर आई। इमरान खान अब जेल नहीं, इस्लामाबाद पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में है। आज रात उन्हें वहीं पर बितानी पड़ेगी। उनकी सुरक्षा के लिहाज से यह आदेश दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान ने कहा था कि उन्हें घर जाना है, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि इमरान के बनी गाला वाले घर को आग के हवाले किया जा सकता है। खान साहब कुछ कहेंगे? 2 दिन से एजी साहब, खान साहब कुछ कहेंगे? 2 दिन से आपको खान साहब घबरा तो नहीं गए? खान साहब क्या कहेंगे? आपको बुलाया कि जो 75 सालों में दुश्मन नहीं कर सके वो आप कर सके, क्या कहेंगे? जी सर, रुकिए, आप रुकिए। और सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर उन्हें आजाद करने का हुक्म सुनाया, ये बताने से पहले आपको इमरान का सबसे बड़ा बयान सुनाते हैं। ये बयान फैसला आने के तुरंत बाद का है। मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया, आतंकी की तरह अरेस्ट किया गया, मुझे टॉर्चर किया, सिर पर डंडे मारे, कभी पुलिस लाइन ले गए, कभी कहीं और, मेरे साथ किसी कातिल से भी बुरा बर्ताव किया।
दरअसल इमरान ने अपनी गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीटीआई ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए फैसले को रद्द करने वाली याचिका दी थी, जिसमें कहा गया था कि यह ऑर्डर संविधान के अनुच्छेद 10(a) के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी याचिका पर सुनवाई की। इमरान को शाम 4:30 बजे तक पेश किए जाने का आदेश जारी किया। यहां करीब 1.5 घंटे तक याचिका पर सुनवाई चलती रही। इसके बाद कोर्ट ने इमरान की रिहाई का आदेश सुनाया। हालांकि कोर्ट ने इसके बाद उन्हें कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करने को भी कहा। वैसे यह फैसला कैसे सरकार और सेना के लिए सबसे बड़ा झटका है, आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अरेस्टिंग को अवैध बताते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जवाबदेही अदालत के भीतर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इमरान खान को उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रजिस्ट्रार से अनुमति नहीं ली गई थी। गिरफ्तारी के समय कोई एनएबी अधिकारी मौजूद नहीं था। हर कोई कानून का पालन करने की बात करता है, खुद कुछ नहीं करता, लेकिन चाहता है कि दूसरे कानून का पालन करें। हमें भविष्य के लिए मिसाल बनने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सेना की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इससे शहबाज सरकार बिलबिला उठी। चीफ जस्टिस पद छोड़कर पीटीआई ज्वाइन कर ले, खजाना लूटने वाले अपराधी को रिहा कर दिया। मरियम नवाज के अलावा शहबाज सरकार में मंत्री मरियम औरंगजेब की बौखलाहट भी खुलकर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट देश में आतंक पैदा करने वालों को बचा रहा है। इमरान खान को राहत देते हुए आतंकवादियों का समर्थन करने की कोशिश की गई। इसके बाद मरियम औरंगजेब ने जजों के घर जलाए जाने तक की धमकी तक दी। मरियम औरंगजेब की इस धमकी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने फैसला सुनाने के बाद कहा, हम न्याय कर रहे हैं, इसलिए हमारा मेरा घर जलाने के संबंध में भी बयान आ रहे हैं। यानी जहां अब तक इमरान और आर्मी में सीधी जंग दिख रही थी, वहीं अब रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान फौज में सन्नाटा है और उसकी चुप्पी आवाम, इमरान और यहां तक कि पीएम शहबाज शरीफ तक के लिए आफत की बड़ी वजह बन सकती है। तो इमरान सुकून की सांस ले रहे होंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक आवाम की नींद हराम रही। पूरा देश जल पड़ा। इमरान कैसे 51 घंटों के भीतर मुल्क के सबसे ताकतवर सियासतदान बनकर उभरे और कैसे असीम मुनीर की फौज के लिए उनकी गिरफ्तारी जी का जंजाल बनी। हिंसा और बवाल का ये रिकैप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को भले ही इमरान की रिहाई हो गई, लेकिन 3 दिन तक उनके समर्थकों ने पाकिस्तान को हाईजैक कर रखा। हंगामे की शुरुआत मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई। जैसे ही उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया, पूरे पाकिस्तान में जैसे गदर मच गया। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर तक उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने हिंसा, हंगामा और आगजनी शुरू कर दी। तारीख 9 मई, जगह लाहौर। लाहौर में कोर कमांडर के घर को आग के हवाले कर दिया गया। इमरान समर्थकों की भीड़ घर में दाखिल हो गई और तोड़फोड़ के बाद घर को आग लगा दी। तारीख 9 मई, जगह रावलपिंडी। बेकाबू पीटीआई समर्थकों ने सेना को भी नहीं बख्शा। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया। इमरान के समर्थकों ने मुख्यालय पर पत्थरबाजी की। तारीख 9 मई, जगह मियांवाली। देखते ही देखते हिंसा की चिंगारी पूरे देश में फैलती चली गई। उग्र भीड़ ने मियांवाली एयरबेस को भी टारगेट किया और बाहर खड़े डमी प्लेन को आग के हवाले कर दिया। तारीख 9 मई, जगह कराची। कराची में कई जगहों पर पुलिस और पीटीआई समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान पुलिस की तरफ से फायरिंग की खबरें भी सामने आई। मंगलवार को शुरू हुआ हिंसा बवाल का दौर अगले दिन भी जारी रहा। तारीख 10 मई, जगह पेशावर। पेशावर में सड़क पर खुलेआम फायरिंग की गई। AK-47 से लैस प्रदर्शनकारियों ने जमकर गोलियां बरसाई।
AK-47 के अलावा प्रदर्शनकारियों के हाथों में पिस्टल भी नजर आई। वो पिस्टल से भी गोली दागते दिखे। पेशावर में ही प्रदर्शनकारियों ने रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर को निशाना बनाया और आग के हवाले कर दिया। और पाकिस्तान की आर्मी के लिए यह सबसे बड़ी हार। फौज को शायद इसका एहसास पहले से था, शायद इसीलिए पूरे देश में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई, सड़क पर टैंक उतारे गए, बॉर्डर पर रहने वाले सेना के वाहन पाकिस्तान की सड़कों पर नजर आने लगे। लाहौर में सड़कों पर सेना की मुस्तैदी, सरकारी इमारतों के बाहर सेना के जवान तैनात, सड़कों और चौराहों पर पाकिस्तान आर्मी का पहरा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उतरी फौज, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए फ्लैग मार्च। मुल्तान से कुछ बड़ा होने वाला है। पेशावर में सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, लिहाजा यहां स्थिति कंट्रोल करने के लिए फौज ने टैंक उतार दिए। इस्लामाबाद में रेड जोन के ऑफिस को खाली कराया। रेड जोन इलाके में पाकिस्तानी आर्मी की तैनाती दिखी। और प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले फौज के अहम ठिकानों पर हल्ला बोला था। 2 दिन पहले मियांवाली बेस में घुसकर हिंसा और आगजनी की थी। रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। अवाम और आर्मी की सीधी जंग जैसे हालात बने। लेकिन अब इमरान की रिहाई हो चुकी है, तो क्या प्रदर्शनकारी शांत हो जाएंगे? इमरान की रिहाई के बाद की बवाल की तस्वीरें देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा है। यह इमरान की रिहाई के बाद की तस्वीर है। पीटीआई कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों में झड़प जारी है। सवाल फौज को लेकर भी है कि क्या वो इतनी बड़ी हार के बाद चुप बैठी रहेगी? पाक फौज के खिलाफ आवाज उठाने पर क्या होता है, ये आंकड़े देखिए। 47,000 बलोच लोगों को गायब कराने का आरोप पाक की फौज पर है। 35,000 पश्तून लोगों को गायब कराने का आरोप पाक आर्मी पर है। 2022 में बलोचिस्तान में 195 लोगों की टारगेट किलिंग हुई और इसका आरोप भी उसी पाकिस्तानी सेना पर है। इसके अलावा बड़े बड़े सियासतदान और यहां तक कि जनरल जियाउल हक जैसे सैन्य शासक तक की हत्या के पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का कुछ दर्दनाक इतिहास और सेना का उससे लिंकअप बहुत बार किया जाता रहा है। आप पहले ये 6 से तस्वीरें देखिए, 6 नहीं बल्कि उससे ज्यादा। जनरल जियाउल हक पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान, नवाज शरीफ पूर्व पीएम पाकिस्तान, इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पूर्व पीएम पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ पूर्व राष्ट्रपति, बेनजीर भुट्टो पूर्व पीएम और इमरान खान जो पूर्व पीएम है और जिनके बाद अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है। आइए एक एक करके आपको जरा इनका इतिहास बताते हैं और बताते हैं कि कैसे इनका ये पूरा इतिहास बड़ा दर्दनाक रहा है। शुरुआत यहां से करते हैं। देखिए, ये हैं जनरल जियाउल हक और 17 अगस्त 1988 को इनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। साजिश के तहत हत्या का शक जताया जाता है। अब इस साजिश में कौन शामिल है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर तमाम तरह की थ्योरीज हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं यहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो की, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री 4 अप्रैल 1979 की 1979 को रावलपिंडी जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। अहमद रजा कसूरी की हत्या के दोषी ठहराए गए। ये जनरल जियाउल हक पर साजिश का आरोप लगाया गया और उसके बाद इस तरह उनकी मौत हुई। आगे बढ़ते हैं, बेनजीर भुट्टो की बात कर लेते हैं। बेनजीर भुट्टो की जिस तरह से मौत हुई पूरी दुनिया ने देखा। 27 दिसंबर 2007 को एक चुनावी रैली में जब बेनजीर भुट्टो वहां पर चुनावी रैली में लोगों से वोट की अपील कर रही थी, बहुत सारे लोगों के एक भीड़ के एक मजमे के बीच थी, तभी वहां एक धमाका होता है, उनकी मौत हो जाती है। और इसका आरोप किस पर लगता है? पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ पर शक जताया जाता है इसको लेकर। इतना ही नहीं, अब आप आइए और बात करते हैं यहां पर नवाज शरीफ की। पूर्व पीएम पाकिस्तान 2017 को वो देश छोड़कर भाग गए। नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में बताए जाते हैं, लेकिन उनके देश छोड़कर भागने के पीछे भी फौज से उनकी जो अनबन हुई उसको सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ की बात कर लेते हैं। परवेज मुशर्रफ जो इस दुनिया में नहीं है, उनको देश निकाला दिया गया और इसके पीछे भी उनकी जो सेना से जब वो बाहर हुए तब सेना के मौजूदा अधिकारियों के साथ खटपट को इसका कारण बताया गया। तो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि फौज किसी हुक्मरान को सलाखों के पीछे रखना चाहती हो और वो अदालत के आदेश के बाद आजाद हो जाए। यह पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि सेना को खुलेआम चैलेंज करने वाले इमरान खान आंखों की किरकिरी बने रहें और ताकतवर आर्मी कुछ ना कर पाए। इसीलिए इमरान की रिहाई का मैसेज साफ है। सेना के खिलाफ पहली बार अवाम ने बगावत की है और शहर शहर आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा इसकी तस्दीक करते हैं। पूरे बवाल के बीच आर्मी का रोल भी सवालों के घेरे में। पाकिस्तान के अलावा
आज एक बड़ी खबर हमारे देश की सर्वोच्च अदालत से भी आई है और उस खबर के बाद महाराष्ट्र के शिव सैनिक पटाखे चलाने लग गए। शिव सैनिकों के नैतिकता छाप पटाखे, आइए इनकी बात करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाले मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्यपाल और स्पीकर के एक्शन पर सवाल खड़े किए, लेकिन शिंदे सरकार बच गई। इसके थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र से 2 तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर शिंदे खेमे की है, शिंदे सरकार बच गई इसलिए शिंदे समर्थकों ने जगह जगह जश्न मनाया। दूसरी तस्वीर उद्धव खेमे से आई है। शिवसेना भवन में उद्धव समर्थकों ने खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े, नारे लगाए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शिवसेना के लिए ऐसा क्या था कि पटाखे फोड़े गए, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। सबसे बड़ी अदालत ने कहा, उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, इसलिए उद्धव सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कही, उद्धव ने बहुमत खो दिया है, यह सोचकर फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर राज्यपाल ने असंवैधानिक काम किया। तीसरी बात, स्पीकर ने एकनाथ शिंदे ग्रुप का व्हिप नियुक्त करके अवैध काम किया। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर की शक्ति पर 2016 के नबाम रेबिया के फैसले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। तो महाराष्ट्र पर कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति के उन 5 किरदारों को समझ लेते हैं जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में किया है। कोर्ट का फैसला पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, स्पीकर राहुल नार्वेकर और चीफ व्हिप भरत गोगावले के इर्द गिर्द घूम रहा है। सुनवाई और आज के फैसले का पहला किरदार उद्धव ठाकरे है। उद्धव खेमे को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट महाविकास आघाड़ी सरकार को फिर से बहाल कर देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर उद्धव सरकार को बहाल नहीं किया। दूसरा किरदार मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उनमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया, जिससे फिलहाल 16 विधायक बच गए और एकनाथ शिंदे की सरकार को भी कोई खतरा नहीं दिखता। तीसरा किरदार महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, कोर्ट ने उनके फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए। गवर्नर के 28 जून के फ्लोर टेस्ट के फैसले को असंवैधानिक बताया। आपको बता दें, कोश्यारी राज्यपाल पद छोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में चौथा किरदार शिंदे गुट के भगत गोगावले हैं, जिन्हें शिंदे खेमे ने शिवसेना का व्हिप नियुक्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 5वें किरदार राहुल नार्वेकर यानी स्पीकर की बात की। कोर्ट ने कहा, भगत गोगावले को शिवसेना का व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब उद्धव ठाकरे की वापसी की उम्मीदें खत्म हैं, तो फिर समर्थक जीत का जश्न मना क्यों रहे? इन सवालों का जवाब उद्धव ठाकरे की बातों में छिपा है, उसे जरा ध्यान से सुनिए। नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने एक शब्द को अपना हथियार बना लिया है और यह शब्द है नैतिकता। जी हां, उद्धव कोर्ट के फैसले को अपनी नैतिक जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने नैतिकता शब्द का कई बार इस्तेमाल किया। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, 3 शब्द लिखे, असंवैधानिक, गैर कानूनी और अनैतिक। यानी नैतिकता की बात आदित्य ठाकरे ने भी की। उद्धव खेमे का हर नेता कोर्ट के फैसले को नैतिकता के तराजू पर तोल रहा है। संजय राउत ने राज्यपाल, स्पीकर और चीफ व्हिप पर कोर्ट की सख्त टिप्पणियों का हवाला देकर एकनाथ शिंदे से नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा मांग लिया। तो अब आपको उद्धव खेमे के जश्न की वजह समझ आ गई होगी। दरअसल उद्धव समझ गए हैं कि अब इस मामले में आगे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को अपनी नैतिक जीत बताकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में लगे हैं, जिससे आने वाले चुनावों में उसका माइलेज लिया जा सके।
आज की ये तस्वीरें भी इसी का असर है। उद्धव खेमे ने नैतिकता की बात इतनी बार कही कि बीजेपी और शिंदे खेमे को भी नैतिकता का जिक्र करना पड़ गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आए। दोनों ने कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताया और फिर दोनों ने उद्धव ठाकरे के नैतिकता वाले सवालों पर नैतिकता वाला जवाब दिया। नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते। तो महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका सार यह है कि अगर उद्धव फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा ना देते तो आज तस्वीर कुछ और हो सकती थी। कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा ना देते तो उनकी सरकार को बहाल कर सकते थे। तो क्या उद्धव ने इस्तीफा देकर बड़ी सियासी गलती की? आज यह सवाल फिर से जिंदा हो गया। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। सियासती हालात थे, वो हालात को हम मानते नहीं, वो अच्छी बात नहीं थी, वो अनैतिक। नैतिकता के किसी भी आधार पे ये सरकार रह नहीं सकती। इसको एक कहावत है, लेकिन वो कहावत मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, जो गिरे हुए आदमी के बारे में बोली जाती है। तो जो गिरते हैं तो भी बोलते हम लोग जीत गए। ये देखने के बाद महाराष्ट्र की जनता को भी मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी कैसी होती है बीजेपी सरकार के लोगों से, ये कहना हमें आसान हो जाएगा। तो जो बात आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के नेताओं ने कही, उस बात का जिक्र एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी जीवनी में भी किया है। पवार ने महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया है। अपनी जीवनी में पवार ने उद्धव को लेकर क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। एमवीए का गठन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं किया गया था। ये छोटे दलों को कुचलकर सत्ता में आने की बीजेपी की रणनीति का करारा जवाब था। एमवीए पूरे देश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और हमें पहले से ही अंदाजा था कि वो हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। हमें अंदाजा नहीं था कि उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिवसेना में बगावत शुरू हो जाएगी। लेकिन शिवसेना नेतृत्व संकट को संभाल नहीं सका और बिना संघर्ष किए उद्धव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण एमवीए सरकार का अंत हो गया। तो महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नबाम रेबिया केस की चर्चा हो रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब 7 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि नबाम रेबिया केस आखिर है क्या। यह मामला अरुणाचल प्रदेश का है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में सीएम नबाम तुकी को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के 27 विधायक बागी हो गए। विधानसभा स्पीकर नबाम रेबिया बागियों को अयोग्य घोषित करने वाले थे। इस बीच राज्यपाल राजखोआ ने स्पीकर रेबिया को हटाने का आदेश दे दिया। इसके बाद राज्यपाल के फैसले के खिलाफ स्पीकर रेबिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आर्टिकल 179C के तहत विधानसभा स्पीकर को हटाने का नोटिस पेंडिंग हो, यानी लंबित हो,
तो स्पीकर विधायकों को दल बदल के लिए अयोग्य ठहराने की याचिका पर फैसला नहीं ले सकता। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के इसी फैसले के आधार पर अपना पक्ष रखा और कहा कि डिप्टी स्पीकर विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुद उनके हटाए जाने का नोटिस पेंडिंग था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट और उद्धव गुट में लंबी बहस चली और अब मामला 7 जजों वाली संवैधानिक बेंच को भेज दिया गया है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा। एक बात बिल्कुल साफ है कि शिंदे सरकार तो बनी रहेगी। कोर्ट ने शिंदे सरकार के गठन में राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े किए। ऐसे में उद्धव गुट शिंदे सरकार के खिलाफ बड़ी बेंच में जा सकता है। उद्धव खेमा फैसले को नैतिक जीत बता रहा है, इसलिए उद्धव गुट आने वाले चुनावों में इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। जनता के बीच यह बताने की कोशिश होगी कि गलत तरीके से उनके विधायकों को तोड़ा गया। महाराष्ट्र में आज राजनीति की 2 अहम तस्वीरें सामने आई, इनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले देश की 9 बड़ी खबरें। एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे पायलट। राजस्थान के अजमेर से शुरू की 125 किलोमीटर लंबी जन संघर्ष यात्रा, पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा कर रहे पायलट। सचिन पायलट की पदयात्रा से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। सभी पोस्टर से राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी की तस्वीरें गायब। कल पूरे मंत्रिमंडल के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आवास पर रखी गई फिल्म की स्क्रीनिंग। जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत। सिसोदिया पत्नी को जेल से वीडियो कॉल कर सकेंगे। सिसोदिया के वकील ने जमानत के लिए पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया था। जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा का बयान। पहले उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा केरल। द केरल स्टोरी को बैन करने से कुछ नहीं होगा हासिल। यह फिल्म किसी समुदाय नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। पहलवानों के धरने का आज 19वां दिन। जंतर मंतर पर पहलवानों ने ब्लैक डे मनाया। काली पट्टी बांधकर दर्ज किया विरोध। अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास हुए ट्रिपल ब्लास्ट की गुत्थी पंजाब पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने लोकल टेरर नेटवर्क से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार किए हैं। इलाके में अशांति फैलाना इनका मकसद था। धमाकों में पटाखे वाले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। बिहार के नालंदा में 11वीं की बायोलॉजी क्लास का वीडियो सामने आया है। स्मार्ट क्लासरूम में परीक्षा के दौरान भोजपुरी गाने चल रहे हैं। मोबाइल से चीटिंग करते दिखे हैं छात्र। यहां निकाय चुनाव के दौरान यूपी के आजमगढ़ में बवाल। पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो चलिए अब देखते हैं आज की एक और लीड स्टोरी। देखिए, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, यह भी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। नीतीश एंड तेजस्वी का एंटी मोदी मोर्चा, आज ये दोनों महाराष्ट्र में थे। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पर अपना बड़ा फैसला सुनाया, उसी वक्त मातोश्री में 2024 की सियासी रणनीति पर विचार विमर्श चल रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने डेप्यूटी तेजस्वी यादव के साथ फ्रेंडशिप अकाउंट में दोस्तों को क्रेडिट करने के लिए मुंबई में मातोश्री में थे। नीतीश ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने पर बात की। जब नीतीश और उद्धव मीडिया के सामने आए तो उद्धव ने देश में लोकतंत्र की रक्षा करने की बात की। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक उसी वक्त आया था, इसीलिए जब नीतीश बोले तो जिक्र इसका भी हुआ। इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है। तो नीतीश कुमार मुंबई आए तो सिर्फ उद्धव ठाकरे से नहीं मिले, बल्कि मातोश्री के बाद नीतीश कुमार महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता शरद पवार से भी मिले। यह मुलाकात शरद पवार के घर पर हुई। मुलाकात के दौरान शरद पवार के साथ सुप्रिया सूले भी मौजूद रहीं। दोनों नेताओं के बीच विपक्षी एकता को लेकर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद शरद पवार ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पटना जाएंगे। हालांकि पवार की पटना यात्रा कब होगी, अभी इसका प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ है। विपक्षी एकता को लेकर दोनों ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि जिसकी आज आवश्यकता है
यह आवश्यकता पूरी करने के लिए नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया है। उन्होंने, उनके साथियों ने हमारे कई साथियों के साथ बातचीत की और आज महाराष्ट्र के साथियों ने भी इसी तरह से आगे जाने की आवश्यकता है। जो एक गठबंधन बनेगा, तो आप तो शुरू से जानते हैं ना कि हम तो एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो वो तो बन ही जाएगा। अब जैसी बातचीत जितने लोगों से हुई है तो अच्छा करके और फिर सब लोगों की राय से नामकरण भी गठबंधन का हो जाएगा, सब कुछ करके हो जाएगा। तो राहुल जी को बिल्कुल साथ में तो साथे रहते ही सब जगह लेके जाते हैं हम साथ। तो नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश 12 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे। तब से नीतीश ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पिछले 30 दिन में नीतीश कुमार आधा दर्जन से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं से मिल चुके हैं। शरद पवार और उद्धव से पहले नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात कर चुके हैं। चलिए अब आज की एक और बड़ी खबर, और आज की बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आज आप बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं, आइए बताते हैं। महाराष्ट्र पर बड़े फैसले से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली को लेकर एक बड़ा ऑर्डर आया। दिल्ली में 9 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल आज खुश तो बहुत हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार चलाने में उन्हें अब तक जिन अफसरों का सहयोग नहीं मिल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि दिल्ली के अफसर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के मुताबिक चलेंगे। आज हम आपको यह फैसला बताएं, उसके मायने समझाएं। उससे पहले यह जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई। सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव को बदलने का फरमान दे दिया। सेवा सचिव आशीष मोरे को उनके पद से हटा दिया गया। अनिल कुमार सिंह सर्विसेज विभाग के नए सचिव बनाए गए। ये संकेत है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आने वाले दिनों में कई और बड़े फैसले लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर सब क्लियर कर दिया। अब अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। उपराज्यपाल के लिए चुनी हुई सरकार की सलाह मानने की बाध्यता होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। मतलब यह कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के असली बॉस हैं और दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही पूरा कंट्रोल रहेगा। ऐसे में केजरीवाल का खुश होना लाजमी है, और ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखा भी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में काम रोकने वाले अधिकारियों पर अब गाज गिरेगी। ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है, दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके, जो इनएफिशिएंट हैं उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा, और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रेस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा। जाहिर है सीएम केजरीवाल खुश हैं, उनकी मुराद पूरी हो गई है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हीरो बताया। लिखा कि आज भारत को एक हीरो मिल गए। अभी तक फिल्मों में वकील, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर और कुली के किरदार में हीरो देखे गए। आज से भारतीय फिल्मों में जज साहब के किरदार में भी हीरो दिखा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न सिर्फ सौरभ भारद्वाज बल्कि पार्टी के बड़े नेता, मंत्री और कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी मुख्यालय में ढोल नगाड़े भी बजे और रंग गुलाल भी उड़े। हालांकि बीजेपी ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। इतनी दुश्वारियों में भी हमने इतनी बेहतरीन सरकार चला के दिखाई दिल्ली के अंदर कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देगा।
दिल्ली की जनता के हक में फैसला है। ये दिल्ली की जनता की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो कोई विभाग हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुनी हुई सरकार की बात मानना बाध्य है। सारी शक्ति और सारी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरे तरीके से चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। केजरीवाल अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार का एक नैरेटिव फिक्स करते हैं और अभी वो शीश महल से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नौटंकी कर रहे हैं। हमारी जीत हुई, दिल्ली की जनता की जीत होगी, कि शीश महल पर लोगों का ध्यान ना रहे। तो जिस कानूनी जीत पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तक गदगद हैं, सवाल है कि ऐतिहासिक फैसले के मायने क्या है। आइए जरा बिग बॉल पर इसको समझाते हैं आपको। अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली सरकार के कहने पर होगी, यह इस फैसले का सबसे बड़ा आउटकम है। उपराज्यपाल अधिकारियों को अब उनकी नियुक्ति पर रोक नहीं लगा सकते। यही नहीं, अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास होगा, यह इस फैसले से सामने आया है। लेकिन जमीन से जुड़े मामले में उपराज्यपाल का फैसला ही आखिरी होगा, यह भी इसी फैसले में कहा गया है। पुलिस से जुड़े प्रशासनिक मामले में भी उपराज्यपाल ही अंतिम फैसला लेंगे, यह भी इसी फैसले में कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी में कमी आएगी। उम्मीद यह भी है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल साथ मिलकर राजधानी की 2 करोड़ जनता के हित में फैसला लेंगे।